सो भाई लास्ट टाइम हम लोगों ने ईडीएफ देख लिया था और उससे पहले हम लोगों ने एंटीना की बेसिक्स और एनआरएफ कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है वो सब हम देख चुके हैं। उससे से रिलेटेड हमारा मिड टर्म एग्जाम भी हो चुका है। मिड टर्म के बाद की ये पहली क्लास है और इसके बाद अब थोड़ा सा बर्डन ज्यादा होता जाएगा क्योंकि टॉपिक्स थोड़े ज्यादा रह गए। सो इट इज गोइंग टू बी अ प्रीटी टफ टाइम फॉर यू गाइस एंड फॉर मी एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है वीओआर। आप लोगों ने शायद VOR का नाम पहले कहीं सुना हो। अब ये VOR का मतलब क्या होता है? VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज, यानी कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? VOR कहते हैं। ये है क्या चीज? इट्स अ काइंड ऑफ अ नेविगेशन, रेडियो नेविगेशन होती है, सेम एज एनडीबी। इससे पहले हम लोगों ने एनडीबी पढ़ चुके हैं। इस एनडीबी का काम क्या है? नेविगेशन। और साथ ही साथ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है VOR। इसका काम भी क्या है? नेविगेशन, रेडियो के नेविगेशन प्रोवाइड करना। सो आगे चलते हैं। VOR का मतलब क्या है? VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज। अब VHF से मुराद क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी, जो पहले हम लोग वहां पर कम मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे थे, किलोहर्ट्ज की बात कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं? वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी SF, LF, HF, VHF, फिर उसके बाद UHF, फिर उसके बाद SHF। ये इस तरह के क्या आते हैं? मुख्तलिफ किस्म के फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं जिनको क्या किया, कैटेगराइज किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी साइज, कि फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी। ठीक है। सो VOR है क्या? बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ नेविगेशन सिस्टम। ये किस तरह का नेविगेशन सिस्टम है? एक मीडियम टू शॉर्ट रेंज, यानी शॉर्ट टू मीडियम रेंज का एक नेविगेशन सिस्टम है, जो कि क्या है, जिसकी एक ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी हमारे पास मौजूद है 108 से लेके ये 17.9 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसीज की में आता है। यानी कि 108 मेगाहर्ट्ज से लेके 117 मेगाहर्ट्ज, तकरीबन ऑलमोस्ट ये 10 मेगाहर्ट्ज का स्पैन है। ये 10 मेगाहर्ट्ज के स्पैन के अंदर कोई सी भी फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल हो सकती है। अब ये 10 मेगाहर्ट्ज का स्पैन क्यों रखा गया है? क्यों भाई? हमारे पास दुनिया भर में काफी सारे क्या है? एयरपोर्ट्स हैं। तो हर एयरपोर्ट को अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड के साथ क्या किया जाता है? डेजिग्नेट किया जाता है। अब 10 मेगाहर्ट्ज का आपके पास बैंड आ गया तो उसमें पता नहीं कितने सारे हमारे पास क्या आ सकते हैं? मुख्तलिफ किस्म के बैंड्स आ सकते हैं और उन बैंड्स के अंदर छुपे बहुत सारे नेविगेशनल एड्स, यानी कि VOR के आइडेंटिफिकेशन होंगे। अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ क्या है भाई? अगर मैं अब VHF यानी कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की बात करो, तो उस सूरत में हमारे पास जो पहले एनडीबी के अंदर ग्राउंड वेव्स थी, वो ग्राउंड वेव्स नहीं रही, बल्कि वो क्या हो गई? स्पेस वेव्स की तरीके से क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। राइट। सो ये इसका एक फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि हर VOR एज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक 3 लेटर कोड। अब ये 3 लेटर कोड के अंदर भी क्या होता है? एक मोर्स कोड सेंड किया जाता है। सेम VOR के अंदर भी एक स्पेशल 3 लेटर का एक कोड होता है। इसके अंदर यह बात याद रखो कि VOR के अंदर जो ये स्पेशल कोड लगा हुआ होता है, इसके अंदर जो कैरियर वेव होती है उसके अंदर जो लगा हुआ होता है वो 1020 हर्ट्ज का एक टोन लगा हुआ होता है। जब आपके पास एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है और वो एक VOR की रेंज में आ जाता है, तो क्रू जो होता है वो क्या करता है? उन मोर्स कोड को लिसन कर सकता है। यानी कि जो आपने 3 लेटर अल्फाबेट दिए मोर्स कोड की सूरत में, जैसे ही एक VOR की जो रेंज होती है उसमें आपका एयरक्राफ्ट आया, तो मोर्स कोड का सिग्नल जो भी क्रू होगा वो आराम से सुन सकता है। सम जो लेटेस्ट है, पुराने जमाने में मोर्स कोड सुनाई देता था। अब क्या होता है कि जब भी VOR की रेंज में आप आते हो तो ऑटोमेटिकली वॉइस आइडेंटिफिकेशन अनाउंसमेंट आ जाती है कि भाई KHI, यानी अगर कोई कराची का है या कोई दूसरा है तो वो उसके VOR का क्या कर देगा? डेजिग्नेटेड 3 लेटर कोड अनंसिएट कर देगा। अनंसिएट का मतलब क्या होता है कि वो स्पीकर के ऊपर एक चीज की अनाउंसमेंट होना, दैट्स कॉल्ड अनंसिएशन। राइट। यहां तक का कोई सवाल? माज? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब द लोकेशन ऑफ VOR। अब लोकेशन की बात करते हैं। तो जो लोकेशन VOR की मदद से इस एयरक्राफ्ट को मिलती है वो किस सूरत में होती है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सूरत में होती है। ठीक है। अब द लोकेशन ऑफ
अच्छा, ये तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के सिलसिले में हम लोगों ने बात की है। अब इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो भी अर्थ की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के मुताबिक क्या होती है, प्लेसमेंट होती है, और उसके अंदर जो कैरियर फ्रिक्वेंसीज होती है वो हर वीओआर को स्पेशल डेजिग्नेट की जाती है, जिस तरीके से एनडीबी के अंदर होता है। सो आप ये कह सकते हैं वीओआर क्या है, वर्क्स लाइक एनडीबी बट इट इज मोर एडवांस देन एनडीबी। आगे चलते हैं। वीओआर एक जो वीओआर की फ्रिक्वेंसी होती है, उसी सेम फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक दूसरा इक्विपमेंट होता है जो कि नेविगेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आईएलएस, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। अब ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है क्या? आप लोगों ने देखा होगा कि जब टेक ऑफ होता है तो उस वक्त क्या होती है, मैनुअल टेक ऑफ होती है, यानी कि जो पायलट होता है वो खुद ही प्रवास करता है आसमान में, मतलब बाय मींस ऑफ मैनुअल कंट्रोल। इसी तरीके से हमारे पास यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो एवियोनिक्स एवियोनिक्स में कह रहा हूँ, जो हमारे पास डेक, जो फ्लाइंग डेक होता है, वहां पर कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, वहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या किया जाता है, एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है। एक उसके अंदर स्पेशल डिवाइस लगी हुई होती है जो स्पेशल किस्म की क्या करती है, एक एड आपको प्रोवाइड करती है। कब? जब आप अपने सिस्टम को, अपने एयरक्राफ्ट को लैंड कर रहे हो। सो वो उस तरह का जो सिस्टम कहलाता है वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कहलाता है, दैट इज आईएलएस। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम सेम कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है इन दोनों के एंटीनास भी सेम होना चाहिए, और यही होता है। बस सिर्फ फर्क सिर्फ इस बात का है कि ये कभी कभार सेम एंटीना इस्तेमाल करते हैं, बाज औकात ये नहीं करते थे, लेकिन अब वीओआर और आईएलएस का जो एंटीना होता है वो सेम ही होता है। दोनों सिस्टम क्या है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और उनका वर्किंग प्रिंसिपल भी बिल्कुल ही अलग है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो रिसीवर होता है इनका वो सेम ही होता है। अब दो फ्रीक्वेंसीज है, दो इक्विपमेंट है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, और दोनों को एक फ्रीक्वेंसी दी जाएगी नहीं, क्यों? दोनों को अगर एक फ्रीक्वेंसी दे जाएंगे तो वो फिर सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो उस सूरत में करते क्या है, कुछ स्पेसिंग रख देते हैं। जैसे कि आईएलएस की फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो 109 से स्टार्ट हो रही है तो आईएलएस की जो मतलब 0.5 और 0.5 के इंक्रीमेंट से आपके पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा, क्या कहते हैं, देख सकते हो, जैसे कि 1.10, 1.15, 109 मेगाहर्ट्ज। इस तरीके से 0.5 का क्या मेगाहर्ट्ज का क्या दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है फॉर आईएलएस फ्रीक्वेंसीज। इसी तरीके से वी और फ्रीक्वेंसीज के अंदर भी यही होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मुझे 109.20 है तो उसके बाद क्या होगा, इसमें 10th of 0.5 ऐड होगा, और जब इस तरीके से ऐड होगा तो कुछ पॉइंट यहाँ देख सकते हो 0.20 मेगाहर्ट्ज की स्पेसिंग दी गई है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेम रिसीवर के ऊपर दो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स को वर्क करवा सकते हो, राइट? सो ये चीज इंपॉर्टेंट है वीओआर के सिलसिले में। अब वीओआर की फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि आप देख सकते हो, आईएलएस की फ्रीक्वेंसीज है और वीओआर की फ्रीक्वेंसीज है। अब ये एक आपको क्या दिखाया गया, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का एनडीबी का आपके पास एक क्या दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, और उसके साथ क्या दिया हुआ है, उसका रेंज दिया हुआ है। सो यूजिंग दिस थिंग हम लोग ये बता सकते हैं कि वीओआर जी की जो रेंज होती है वो कम होती है बनस्बत एनडीबी की। एनडीबी की कितनी है, 500 नॉटिकल माइल, जबकि वीओआर की क्या है, 200 नॉटिकल माइल्स। एक और नई चीज आप यहाँ देख सकते हैं, डीएमई एंटीना। ये जो डीएमई होता है, डिस्ट्रिक्ट डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट होता है, जो कि क्या होता है, बेस स्टेशन का या जो एयरपोर्ट होता है वहां से लेके एयरक्राफ्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, ये वो बताता है। डीएमई लाजमी सी बात है, जब आपके पास लैंडिंग अप्रोच में आप आ जाते हैं तो तब डीएमई का इस्तेमाल होता है। डीएमई जो होता है एक रडार के तौर पर इस्तेमाल होता है। सिंस आप लोगों को रडार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इंशाल्लाह ये लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग डीएमई स्टार्ट करेंगे। आगे चलते हैं। साथ ही साथ आपको ये मैं बताता चलूं कि वीओआर के अंदर एक खास किस्म की एक एबिलिटी होती है, जो कि क्या है, स्पेसिफिक बेरिंग इंफॉर्मेशन है। अब स्पेसिफिक बेरिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये रेडियल के तौर पे भी बताया, मतलब इसको रेडियल भी कहते हैं। जबकि हमारे पास इस रेडियल से मुराद ये है कि हमारे पास जो भी पीओआर होगा वो डायरेक्शनल होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन आ रही होगी, कि स्पेसिफिक डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन आ रही होगी। जबकि एनडीबी जो है नॉन डायरेक्शनल है, सिर्फ इसमें ये पता लग जाता था कि भाई इतना
दूर है। यहाँ पर आपको लेट लॉन्ग पता लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या पता लग रहा है, एक स्पेसिफिक एंगल पता लग रहा है। अब द पायलट कैन यूज एनी रेडियल फ्रॉम अ गिवन व्यू और नेविगेशन टू फ्लाई टू और फ्रॉम, जहां से आपने फ्लाई करना है और जहां पे आपने क्या करना है, जहां से आप फ्लाई कर रहे हो वो फ्रॉम कहलाता है, और जहां पे आप फ्लाई कर रहे हो वो फ्लाई टू कहलाता है। सो आपने जहां पे भी करना होगा ये उस पे क्या कर जाएगा, आपने इसको क्या होता है ना, इसके रेडियल को सेट करना होगा, और जब रेडियल सेट हो जाएगा तो यू जस्ट नीड टू फॉलो द नीडल ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड देन यू कैन अप्रोच योर लैंड, राइट। अब ये जो सिस्टम होता है ये लाइन ऑफ साइट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि लाइन ऑफ साइट से मुराद क्या है। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने लगा हूँ, समझ में आए तो बताना। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये समझो एयरक्राफ्ट है, ये मेरे पास कोई VOR है, ये कोई सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा स्पेस फ्रेम की मदद से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे लाइन ऑफ साइट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर लाइन ऑफ साइट नहीं होगी तो उस सूरत में हमारे पास ये काम नहीं करेगा। अब ये लाइन ऑफ साइट है क्या, बेसिकली सिंस आप जो ट्रांसमिट कर रहे हो जो भी वेव्स है वो स्पेस वेव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई उसमें जो लाइन ऑफ साइट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइन ऑफ साइट से मुराद क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट, यानी कि जमीन से जो इसकी ऊंचाई है, दैट्स कॉल्ड एल्टीट्यूड। जमीन से या समंदर से ये कितने आसमान पे, ये कितने फासले के ऊपर है, ये वो कहलाता है क्या, ऑल्टीट्यूड कहलाता है। ये ऑल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट विल हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि ऑल्टीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा किसके साथ, विद रेंज। अगर मेरे पास हाइट बढ़ती जाएगी तो रेंज भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, विच द सिस्टम कैन बी यूज। और जैसे ही रेंज बढ़ेगी हमारे पास तो ये क्या हो सकता है, सिस्टम यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जितना मैं, मेरा एल्टीट्यूड हवा में ज्यादा होगा, मेरी यानी कि मेरी जो उड़ान है वो जमीन से जितने ज्यादा फासले के ऊपर होगी उतना VOR क्या होगा, अच्छा काम करेगा। जबकि NTB क्या होता है, ये ग्राउंड वेज होती है, तो ये जब आप जमीन से ज्यादा करीब होते हैं तो उस वक्त अच्छा काम करता है। अब लाइन ऑफ साइट का जो डिस्टेंस होता है ये मेजर किया जाता है किस तरीके से, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास कि 1.1 अंडर रूट एच, वेयर डी इज द डिस्टेंस नॉटिकल माइल्स, जो कि लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कहलाता है, एच इज द एल्टीट्यूड, राइट। ये क्या होता है, ये जब हमारे पास एच आता है जब हमारे पास ट्रेन यानी कि जो जमीन है, जमीन के ऊपर कोई पहाड़ चढ़ा नहीं है बल्कि क्या है, जमीन बिल्कुल स्मूथ है, तो ये तब वहां पे इस्तेमाल होता है। ये जो लाइन ऑफ साइट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंशाल्लाह DME भी, DME में भी बड़ा इस्तेमाल होगा, एंड तब आप ये बड़ा देख सकते हो वहां पर। अब ये आ गया हमारे पास व्यू और लाइन ऑफ साइट, ये ग्राउंड स्टेशन, ये एयरक्राफ्ट, ये एल्टीट्यूड। सो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट का पाथ जो होता है उसका फॉर्मूला किसके बराबर है, दिस इज द रेंज, ये जो कहलाते हैं ये D कहलाता है, और ये D किसके बराबर है, 1.1 अंडर रूट एच की। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्या है, रेडियल्स हैं। इस रेडियल्स के अंदर आप देख सकते हो कि ये दो हमारे पास रेडियल्स आ रही हैं। सो ये जो है, ये जो दो चीजें ये बेसिकली दो VOR की इंडिकेशन कर रहे हैं। अब आपने अगर यहाँ से फ्लाई किया और यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये फ्रॉम आएगा VOR, ये क्या आएगा, टू VOR आएगा। ये एक स्पेशल किस्म की क्या है, एयर राउट है किसका, VOR का, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो पायलट होता है वही इसको समझ सकता है। अब थियोरेटिकल रेंज जो इसकी लाइन ऑफ साइट की होती है, जब आपके पास 2000 फीट होता है हमारे पास क्या हाइट जो होती है, तो उस सूरत में हमारे पास जो लाइन ऑफ साइट होती है वो 141 नैनो नॉटिकल माइल्स आती है। बट at higher altitudes it is possible to receive your signal at greater distance, but उसके अंदर सिग्नल इंटीग्रिटी के इश्यूज आ जाते हैं। अब इस सिग्नल इंटीग्रिटी से मुराद क्या है, सिग्नल इंटीग्रिटी से मुराद ये है कि VOR के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास नेविगेशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन होती है, और ये VOR की जो इंफॉर्मेशन होती है ये मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट के साथ लगती है, सही है। सो सिग्नल की जो इंटीग्रिटी होगी वो दूसरे इक्विपमेंट के साथ वो पॉसिबल नहीं है, कब, जब आपके पास हायर एल्टीट्यूड्स होंगे। आपके पास रेंज तो बढ़ जाएगी लेकिन सिग्नल इंटीग्रिटी क्या होगी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऑल दो हमें ये भी पता है कि भाई जो एक्चुअल रेंज होती है ना, ये ट्रांसमीटर की पावर और रिसीवर की सेंसिटिविटी के ऊपर भी क्या करती है, बड़ी इन्हिसार करती है। नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर जब नेविगेशनल एड्स की बात आती है तो जब उनको डेजिग्नेट किया जाता है, इस डेजिग्नेटेड जितनी भी नेविगेशन एड्स है उसको एक
स्टैंडर्ड सर्विस वॉल्यूम के तहत क्या किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है। और इस स्टैंडर्ड सर्विस वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपने जो भी रिसेप्शन करनी है, यानी कि सिग्नल जो रिसीव करना है, वो विद इन एल्टीट्यूड के जो एनवेलप्स हैं जो कि गिवन गिवन है, यानी कि उसे कुछ लिमिटेड वो है, क्या कहते हैं, लिमिट्स है, उनके अंदर आपने रिसेप्शन करनी है। अगर एल्टीट्यूड इतना तो रेंज ये आ गई। ये कुछ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्या है, थ्योरेटिकल एलओएस रेंज के कुछ हमारे पास टेबल है। ये भी वही टेबल है, थोड़ा सा इनको क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा इनको इंक्रीज कर दिया गया है। या देख सकते हैं ये टर्मिनल है, लो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, और ये कुछ इस तरह की रेंज वगैरह आ रही है। सो अब आपको मैं बताता चलूं कि वीओआर होता क्या है। तो वोमनी वेरिएबल ओमनी डायरेक्शनल रेंज के अंदर आप ये देख सकते हो कि ये मेरे पास कोई स्टेशन है वीओआर का। ये कोई क्या कर रहा है, एक आर बीम को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और साथ ही साथ उसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने की मदद से हमारे पास क्या आ रहा है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो उस सूरत में अगर यहाँ से हमारे पास कुछ सिग्नल इस तरीके से रिसीव हो रहा है तो उस सूरत में 90 रेडियल आ रहा है, और ऑर्गेनाइजेशनल बेरिंग कितनी आ रही है, 270 आ रही है। सो ये कुछ ये वाली जो रोटेशन बीम किस एंगल से रोटेट कर रही है और कहाँ पर रिसीव हो रही है, तो ये वहां से वो रेडियल जाता है। अब ये रोटेट किस तरीके से कर सकती है, बाय मींस ऑफ सर्वो मोटर भी कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग भी हो सकती है। आज पहले जमाने में ये मोटर के जरिए से रोटेट किया जाता था, लेकिन अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग की मदद से इसको क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है इस बीम को। माज, सो फार सो गुड। कोई पूछना है, कुछ चीज समझ में नहीं आई तो पूछो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है ना भाई? आ रहा होगा खैर। अब VHF ओमनी VOR की हम बात करते हैं तो VOR दिखने में कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। नीचे जो आप ये VOR देख रहे हैं ये एक डॉपलर VOR है। डॉपलर VOR से मुराद क्या है, इसके अंदर कुछ रेडार की सर्किटरी इस्तेमाल हो रही होगी, रेडार के एंटीनास इस्तेमाल होंगे जिसकी मदद से आप VOR का काम ले रहे हैं। ये जो VOR है कन्वेंशनल VOR है। नीचे वाला जो है ये हमारे पास डॉपलर VOR है जिसको DVOR भी कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। कन्वेंशनल VOR CVOR का जो स्टेशन होता है इसमें दो सिग्नल होते हैं, एक ओमनी डायरेक्शनल और एक डायरेक्शनल ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। ओमनी डायरेक्शनल और रेफरेंस जो होता है इसके पास एक कैरियर वेव होती है, और ये कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो 300 हर्ट्ज के ऊपर मॉड्यूलेट हुआ होता है। जबकि जो डायरेक्शनल सिग्नल होता है वो रेडिएट करता है इन अ कार्डरॉइड पैटर्न। अब ये कार्डरॉइड पैटर्न से मुराद क्या है, ये कार्डरॉइड पैटर्न बनता किस तरीके से, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक अदद, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो खैर। तो ये मेरे पास कोई डायपोल एंटीना है। इस डायपोल एंटीना के अंदर कुछ हमारे पास रेडिएशन जो पैटर्न बन रहा होगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, सही है। अब ये जो शेप है इट्स अ शेप लाइक डोनट। अब मुझे इसको कार्डराइड बनाना है। अभी कार्डराइड होता क्या है, कार्डराइड जो होता है वो बेसिकली इस तरह का जो शेप होता है ना, दैट्स ये जो कहलाता है वो दिल नुमा जो शेप कहलाता है, दैट्स कॉल्ड कार्डराइड। अब ये कार्डराइड शेप बनता किस तरीके से, अगर मैं इस एंटीना के पीछे क्या करूं, एक अदद रिफ्लेक्टर लगा दूं, क्या लगा दूं, एक अदद रिफ्लेक्टर लगा दूं, तो करेगा क्या कि जो फ्रंट के ऊपर जो जा रहा है, यानी कि रिफ्लेक्टर के बिल्कुल सामने जो जा रहा है वो वाला लोब तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन जो बैक वाला जो उसके अपोजिट वाला जो लोब है वो क्या होगा, आगे की तरफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब वो रिफ्लेक्ट बैक किस तरीके से होगा, वो जो रिफ्लेक्ट बैक होगा वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगा। यानी कि ये रिफ्लेक्टर लगाया आपने, पीछे वाली बीम भी कहाँ चली गई, वहां चली गई। उस सूरत में ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। थोड़ा सा गलत बनी है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, हाँ। तो ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से शेप जा रहा होगा, सही। तो इस तरीके से क्वाड्रेट शेप बनता है रिफ्लेक्टर लगाने की मदद से। थोड़ा सा ये घटिया सा क्वाड्रेट बन रहा है, लेकिन बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सो ये इस तरीके से आपने क्या कर दिया, क्वाड्रेट पैटर्न बना लिया। अब डायरेक्शनल सिग्नल जो होता है
ये जो डायरेक्शनल सिग्नल होता है ये फेज के साथ अरेंज किया जाता है विद रेफरेंस सिग्नल, ठीक है, जिसकी मदद से आपको क्या पता लगता है व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ड्यू टू नॉर्थ। सो VOR मतलब लेट सपोज अगर मेरे पास VOR है और VOR के अंदर कुछ मेरे पास ये है, VOR इसकी डायरेक्शन के अंदर है, लेट सपोज अगर बीम यहाँ पर है तो इसको इसके साथ अलाइन करके फिर इसके अंदर फेजेस को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। एज द कोऑर्डिनेट पैटर्न रोटेट्स अराउंड द स्टेशन टू सिग्नल्स बिकम आउट ऑफ फेज। अब ये जो दो सिग्नल्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट पैटर्न की वजह से आउट ऑफ फेज हो जाते हैं और उन आउट ऑफ फेज की मदद से आप क्या मालूम करते हैं, रेडियल्स मालूम करते हैं ऑन अ प्रोग्रेसिव बेसिस। यहाँ पे और भी चीजें लिखी हुई हैं कि भाई द बेरिंग बिटवीन द गिवन एंगल एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ। अब गिवन एंगल और मैग्नेटिक नॉर्थ ये रिसीवर को कैसे पता चलेगा, ये रिसीवर को पता लगता है बाय द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एंड द डायरेक्शनल सिग्नल। सही है, यानी कि उसको जो रेडियल्स का पता लगता है वो फेज एंगल फेज डिफरेंस और डायरेक्शनल सिग्नल के फेज डिफरेंस की वजह से पता लगता है। The difference in phase signal is resolved in aircraft receiver and displayed to the crew as a form of radial। जब क्रू को फेज डिफरेंस पता लग जाता है तो वो डिफरेंस को की सूरत में डिफाइन कर देते हैं, रेडियल की सूरत में डिफाइन कर देते हैं। अब लोकेशन ऑफ कन्वेंशनल VOR ग्राउंड स्टेशन हैव टू बी केयरफुली प्लान्ड इन अकाउंट टू द लोकल ट्रेन। अब जितना लोकल ट्रेन होगा वो या जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे उसी हिसाब से आपने क्या करना होगा, इस कन्वेंशनल VOR को प्लेस करना होगा। DVOR के अंदर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होती। अब आप ये कह सकते हैं कि जो DVOR है वो सेकंड जनरेशन सिस्टम है किसका, VOR का। ये कन्वेंशनल VOR है, ये मेरे पास डायरेक्शनल सिग्नल है, ये ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल है, ये मेरे पास नॉर्थ है और ये जो कार्डोइड बीम है ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है कितने पे, 30 रोटेशन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर 30 रोटेशन आ रही है। ये CVOR के हमारे पास सिग्नल फेल रिलेटर्स है। अगर मेरे पास फेज डिफरेंस 45 का आया तो उस सूरत में आपके पास जो रेडियल होगा 45 का होगा, 90 का होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास CVOR के रेडियस पता लगते हैं। डॉपलर VOR की बात करते हैं तो डॉपलर VOR इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द सेल्फ कंटेन्ड नेविगेशन सिस्टम। आप ये कह सकते हो कि डॉपलर VOR के अंदर स्मॉल काइंड ऑफ स्मार्टनेस इज इंटीग्रेटेड ड्यू टू व्हिच इट इज नाउ बीइंग कंसीडर्ड एज अ सेल्फ कंटेन्ड नेविगेशन सिस्टम। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, अब ये डॉपलर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे कहीं बैठा हुआ हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ चीज यहाँ पर, मैं इस डायरेक्शन में बैठा हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक एम्बुलेंस है, उसका सायरन क्या है मेरे पास बज रहा है। सो इट इज कंटिन्यूसली सेंडिंग सम काइंड ऑफ अ बीप 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 या स्पेशल काउंट ऑफ अ साउंड। ये वैगन क्या कर रही है, ये मूव भी कर रही है। अब जैसे जैसे मूव कर रही है तो उस सूरत में मेरे पास क्या आ रहा है, मैं मेरे पास उसकी जो आवाज है पहले कम थी और उसकी ज्यादा उसकी आवाज मुझे जल्दी सुनाई दे रही है। लाउड एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा, बल्कि क्या कह रहा हूँ कि जब ये मूव कर रही होती है उस सूरत में जो ये ट्रांसमिट कर रहा होता है और जो ये मतलब ये जो ट्रांसमिट कर रहा होता है तो उसमें थोड़ा सा क्या आता है, शिफ्ट आता है कुछ इस तरीके से। शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ साउंडिंग बॉडी इज नोन एज डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट क्या होता है, साउंडिंग बॉडी है, ये मूव कर रही है, इसके मूव करने की वजह से जो लिसनर है उसको एक फ्रीक्वेंसी चेंज मालूम होता है। दैट फ्रीक्वेंसी चेंज इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर एक बंदे का नाम था जिसने इस इफेक्ट को क्या किया था, मालूम किया था, तो उसने अपने नाम से ही इसको क्या कर दिया, नेम कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द डॉपलर इफेक्ट। आगे जाके DME के अंदर हम इसको और मजीद तरीके से देखेंगे। DVR की बात करते हैं तो DVR ग्राउंड स्टेशन हैज एन ओमनी डायरेक्शनल ट्रांसमीटर एज वी सेड। इसमें एक ओमनी डायरेक्शनल ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है इन द सेंटर और एम्पलीट्यूड जो होता है वो 30 हर्ट्ज के ऊपर मॉड्यूलेट होता है। इसमें भी एक डायरेक्शनल सिग्नल होता है जो कि ड्राइव किया जाता है फ्रॉम 44 फीट डायमीटर ऑफ सर्कुलर एरे। यानी कि 24 फीट की आपके पास एक डायमीटर होगा। यानी कि लेट सपोज ये एक सर्कल है, इसका जो डायमीटर है कंट्रोल Z ड्रॉ करना है मैंने सर्कल, तो ये आ गया सर्कल मेरे पास ड्रॉ हो गया। इस सर्कल के अंदर कोई ना कोई क्या है, लाइन है, ये कुछ इस तरीके से मेरे पास लाइन है। ये जो लाइन है 44 का डायमीटर है इसका। सो इसके अंदर क्या होंगे हमारे पास
52 इंडिविजुअल एंटीनाज होंगे। कितने होंगे? एंटीनाज होंगे। अब ये 52 एंटीनाज जो हैं, 52 एंटीनाज, ये जो 52 एंटीनाज की जो अरेंजमेंट है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एरे। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। इसमें जो 52 इंडिविजुअल एंटीनाज है, हर एंटीना जो होता है ट्रांसमिट्स करता है, एक कोई ना कोई क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलेट और रोटेटिंग एंटीना। मतलब इन एंटीना के अंदर एम्पलीट्यूड और फेस को वेरी करने की मदद से मेरे पास क्या होती है? कुछ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ? इसको बिना इस चीज को मूव किए हुए मैं एंटीना की जो बीम होती है उसको स्टेयर कर सकता हूँ। ये कहलाता है सिमुलेट और रोटेटिंग एंटीना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे भी कहते हैं। कि एरे की मदद से आप इलेक्ट्रॉनिकल पैरामीटर्स को चेंज करते हुए क्या कर रहे हो? बीम को मूव करवा रहे हो फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। द इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग, ये जो इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग होता है, ये 9960 यानी कि 9.9 किलोहर्ट्ज के सिग्नल के साथ प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि आपके पास डॉपलर शिफ्ट आ सके। या आप देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पर क्या आपको कुछ वो क्या कहना चाहिए? एंटीना नंबर ऑफ 52 एंटीना के एलिमेंट्स हो गए, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर चेंज हुआ, जिसकी वजह से मेरे पास क्या आ रही है? एक रोटेटिंग बीम बन रही है। जब ये बीम ए से टकराई तो उस वक्त इसको क्या फ्रीक्वेंसी महसूस हुई? लेस महसूस हुई। और जब ये फ्रीक्वेंसी, जब ये बीम, ये जो लोब है, जब ये बी से टकराया तो इसको क्या महसूस हुई? एक ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब डिटेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा करीब है, ये थोड़ा दूर है। अब इसकी मदद से आपके पास एक डॉपलर शिफ्ट क्रिएट होता है, और उस डॉपलर शिफ्ट की मदद से आप लोग क्या करते हैं? वीओआर की नेविगेशन एड का इस्तेमाल करते हैं। ये डबल साइड बैंड डॉपलर वीओआर है। अब ये डबल साइड बैंड होता क्या है? ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का लास्ट टॉपिक है, ये मैं स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि इसको अभी करवाने की जरूरत नहीं है। अब सीओवीओआर और डीवीओआर के अंदर का एक डिफरेंस होता है कि भाई सीवीओआर के अंदर आपने केयरफुली उसका जो स्टेशन है वो प्लान करना होता है, ताकि आपके पास मल्टीपल पाथ इफेक्ट ना हो, क्योंकि लोकल ट्रेन की वजह से आपके पास क्या होती है? रिफ्लेक्शंस होती हैं। इन रिफ्लेक्शंस को सेटिंग एरर्स कहते हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो डीवीओआर होते हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है इंटरफेरेंस के अगेंस्ट, वो ज्यादा होती है सीवीओआर के। मतलब ज्यादा इंटरफेरेंस होगी तो इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस पे? डीवीओआर के ऊपर। डॉपलर वीओआर, क्योंकि सीवीओआर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्या कहती है? रिफ्लेक्शंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती, इस वजह से हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? डी और वीओआर को का इंतखाब किया और इसे मुतारिफ करवाया, और इसी को अब तक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि एयरबोर्न वीओआर के अंदर कितने इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास दो वीओआर लगे हुए होते हैं, यानी कि हर एयरक्राफ्ट में दो वीओआर लगे हुए होंगे, एक लेफ्ट की जानिब और एक राइट की जानिब। बाज औकात कन्वेंशनल वीओआर और डॉपलर वीओआर हो, उसके अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं वो सेम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है, आरएफ सिग्नल एंटीना से निकलता है और प्रोसेस होता है रिसीवर के अंदर, और जो रिसीवर है वो क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करता है, और साथ ही साथ जो कोर्स सिलेक्शन होता है वो उसको भी डिटरमाइन करता है फ्रॉम कंट्रोल पैनल। ये जो दो आउटपुट्स होते हैं ये डिस्प्ले पे आ जाते हैं, और इन डिस्प्ले पे आने की वजह से जब आपके पास रिसीवर ने कोई सिग्नल रिसीव किया तो वो आपको कोई ना कोई क्या कहेगा? सामने वाले वीओआर की या जो अगेंस्ट वीओआर है उसकी क्या कर देगा? आपको आइडेंटिफिकेशन दे देगा। एंटीना इसमें लगा हुआ होगा, लाजमी सी बात है, वीओआर है तो एंटीना तो होगा। तो वीओआर एंटीना इज हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड का मतलब क्या है? कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा, उसकी ओरिएंटेशन। यानी कि अगर ये मेरे पास एयरक्राफ्ट है,
मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। अगर ये मेरे पास कुछ इस तरीके से एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो और ये इसका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बाज़ औक़ात दो एंटीनास भी इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर। पहले ज़माने में जो VOR का जो इस्तेमाल होता था एंटीना, वो हाफ वेव डाइपोल इस्तेमाल होता था। अब मुख्तलिफ किस्म के एंटीनास होते हैं, यागी भी इस्तेमाल करते हैं, डाइपोल भी इस्तेमाल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि VOR जिसने डिज़ाइन किया उसको चाहिए क्या। एंटीना को आपस में जो कनेक्ट किया जाता है वो कॉक्सियल केबल की मदद से कनेक्ट किया जाता है। ADF और VOR के अंदर आप ये कह सकते हो कि ग्राउंड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, जबकि एंटीना, ऑन बोर्ड एंटीना यानी एयरक्राफ्ट के अंदर जो एंटीना मौजूद होता है वो ओमनी डायरेक्शनल रेंज होता है। जबकि ADF के अंदर ऑन बोर्ड जो एंटीना होता है वो डायरेक्शनल होता है, और जो ग्राउंड पे एंटीना होता है वो क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल होता है। बहुत ज्यादा आ गया। हाँ जी, हम लोग यहाँ पे थे, आगे चलते हैं। ये एंटीना का एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे रडर के ऊपर आप देख सकते हैं VOR का एंटीना है, और ये देख सकते हैं कि ये आपके पास ADF के एंटीनाज है। सो VOR का एंटीना रडर के ऊपर भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। VOR के रिसीवर की बात करते हैं। VOR का जो रिसीवर होता है वो दूसरी नेविगेशन के साथ कंबाइन हो सकता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। रिसीवर जो होते हैं वो एवियोनिक्स बे इक्विपमेंट बे में लगे हुए होते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट की जो बैली होगी वहां पर आपके पास क्या होता है, रिसीवर लगा हुआ होता है। जो भी रिसीवर होता है VOR का, वो एक फ्रिक्वेंसी को रिसीव करता है, ये जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फिल्टर में जाता है, जहां से आपके पास जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है। 300 हर्ट्ज का एक यहाँ पर टोन होता है जो कि रोटेटिंग पैटर्न से हमारे पास रिसीव हो रहा होता है। इस रिसीवर सिग्नल के अंदर जो सेपरेट आउट सिग्नल है, इसमें मोर्स कोड होता है, जिससे आपको क्या मिलती है, वॉइस आइडेंटिफिकेशन मिलती है। अब यहाँ देख सकते हैं 9960 हर्ट्ज का एक सिग्नल है जो कि एफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जिसमें प्लस माइनस 480 से 80 आ रहा है एट 30 हर्ट्ज रेफरेंस में। ये क्या चीज है, ये बेसिकली एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, कि एक फ्रीक्वेंसी की इसकी से की जो रेंज है वो ऊपर नीचे हो सकती है। रिसीवर जो होता है उसमें कुछ वॉइस होती है और कुछ मोर्स कोड टोनर्स होते हैं, टोन्स होती है जो कि आपको सुनाई देती है, ये ऑडियो सिस्टम के साथ अटैच होती है। अब हम बात करते हैं फेज एंगल की, किसकी, वेरिएबल एंड रेफरेंस सिग्नल की, जो कि हमारे पास VOR के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो एक सिंक्रो सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अब ये सिंक्रो सिस्टम है क्या, ये हम लोग थोड़ा सा खुद रिसर्च करना, ये इसके बारे में मैं भी रिसर्च करूंगा। तो कल की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको इस सिंक्रो सिस्टम के बारे में बताऊंगा। अलबत्ता अभी पुराने जमाने में जो VOR के रिसीवर होते थे वो एनालॉग होते थे, अब जो है वो डिजिटल रिसीवर इस्तेमाल होते हैं। अब डिजिटल रिसीवर है तो लाजमी सी बात है डिजिटल वायर्स भी चाहिए होंगे, डिजिटल बस चाहिए होगी। सो डिजिटल बस जो कि रिसीवर का डेटा कलेक्ट करती है या कोई सा भी डेटा कलेक्ट करती है, तो वो जो बस कहलाती है वो डेटा बस कहलाती है। और टिपिकली एयरक्राफ्ट के अंदर जो डेटा बस होती है उसको हम लोग कहते हैं एयरिंग 429। अब ये एरिंग की फुल फॉर्म क्या है और ये क्या है, बेसिकली एरिंग इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड का नाम है जो कि डेटा बस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एरिंग की फुल फॉर्म है एरोनॉटिकल रेडियो इनकॉर्पोरेशन। इसका काम क्या है, इसका काम है मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड बनाना जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अब एयरक्राफ्ट के अंदर डेटा बस एक खास किस्म का एक पार्ट है, उस खास किस्म के डेटा बस के लिए एक टिपिकल स्टैंडर्ड नाम दिया गया जो कि कहलाता है एयरिंग 429।
ये पुराना सिस्टम है जो कि डेटा बस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इस्तेमाल होता है वो एरिंग 629 इस्तेमाल होता है। इसी के लिए इसी तरीके से एरिंग 778, 768, यानी कि जैसे जैसे नंबर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वो जो सिस्टम होगा वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, एरिंग 429 और एरिंग 629 जो होती है डेटा बस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से एक होता है मिलिट्री 1553B, ये भी एक किस्म की डेटा बस होती है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती है। पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो बीओआर होता है वो आईएलएस के साथ शेयर किया जाता है। तो लाजमी सी बात है, अगर आईएलएस के साथ शेयर कर रहा है तो इनका रिसीवर भी क्या होगा, एक ही होगा। सो एक ही रिसीवर से आप बीओआर और आईएलएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एवियोनिक्स बे के अंदर उसकी लोकेशन दी गई है। जो हमारे पास एवियोनिक्स बे होता है उसमें जिस तरीके से हार्डवेयर स्टोर के अंदर कैबिनेट्स लगे हुए होते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी इसके कुछ कैबिनेट्स लगे हुए होते हैं जहाँ पे फिक्स्ड होता है। इसका जो कंट्रोल पैनल है आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक वीओआर है, उसका क्या है, मेरे पास एक कंट्रोल पैनल है। पुराने जमाने के अंदर आरएमआई की मदद से आप लोग वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की जो रेडियल्स होते हैं, स्पेसिफिक रेडियल्स होते हैं, आप उनसे मालूम करते थे। अब जो है वो बिल्कुल ही डिजिटल काम हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एवरडाइन ये एक कंपनी है जो कि मुख्तलिफ किस्म के एवियोनिक्स बनाती है। तो इसके अंदर आप इस कर्टेसी में देख सकते हैं कि इस पैनल के अंदर यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग और एनी स्विच, you just need to connect your VOR and you just have to press the button. It will tell you कि आपको किस VOR की तरफ जाना है और आप किस VOR से आए थे। VOR का जो डिस्प्ले होता है वो RMI के ऊपर डिस्प्ले की जाता है। अब RMI का मतलब क्या है, रेडियो मैग्नेटिक इंडिकेटर। दिस इज ऑफन एज शेयर्ड विद द ADF सिस्टम, जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इस RMI के अंदर बताना और कुछ ऐसा तो है नहीं। RMI की शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ कि RMI की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। इसमें दो निडल्स आप देख सकते हैं, एक आपकी अपनी डायरेक्शन है, एक आपको जहां जाना है। आप क्या करते हो, अपने एयरक्राफ्ट को इस नेडल की तरफ लाने के लिए मूव करते हो और इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, आप वीओआर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये एक मेरे पास एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर ये जो निडल आपको शो कर रही है ये बेसिकली आपको वीओआर स्टेशन की डायरेक्शन शो कर रही है। अब आपका एयरक्राफ्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है लेकिन आपको इस वाले पे जाना है, तो आप क्या करोगे, इसको घुमाओगे। कैसे, बाय मीन्स ऑफ रोल। जब रोल करते हैं तो साथ ही साथ हमारे पास टर्न होता है और आप टर्न करते 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 आप इस कोर्स के ऊपर आ जाते हैं। ये वीआर के डिस्प्ले के अंदर ओबीएस और सीडीआई का बताया गया। अब ये कोर्स डेविएशन इंडिकेटर और ओमनिस बेरिंग सेलेक्टर, यहाँ पे जो ओबीएस देख रहे हो ये ओमनी बेरिंग सेलेक्टर है, और जबकि ये जो चीज है, ये बीच वाली जो चीज है, इसको आप देख रहे हो कोर्स डेविएशन इंडिकेटर। क्या आप कोर्स से कितना डेविएट कर रहे हो। कोर्स डेविएशन इंडिकेटर के ऊपर हमेशा जब भी कोई लाइन आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। यानी कि एयरक्राफ्ट जो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि ये है, इसकी नोज और ये वाली जो डायरेक्शन ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना बहुत है, 1.25 घंटा हम लोगों ने पढ़ लिया। तो भाई अभी तक किसी का कोई सवाल है तो बताओ। कल तो नहीं, खैर सैटरडे को हम लोग फिर दोबारा इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल? चलो जी, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।